दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा की जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक ऐसा राजा जो विशेष तौर पर अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है और जिसके समय में गुप्त काल के स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत हुई थी। मैं बात कर रही हूँ गुप्त वंश के पराक्रमी राजा समुद्रगुप्त की। चौथी शताब्दी में मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे गुप्त राजवंश के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तरह विशाल तो नहीं था, पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम के तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे तथा उत्तराधिकारी भी थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसके चलते उन्हें गंगा नदी के तटीय जगहों पर पकड़ मिला, जो उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य स्रोत माना जाता था। उन्होंने उत्तर मध्य भारत में शासन किया और 10 साल तक अपने बेटे समुद्रगुप्त को भी प्रशिक्षण दिया कि शासन कैसे संभाला जाता है। अपने जीवन काल में ही उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इनके कई बड़े भाई भी थे, पर इनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा देखकर इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त ने राज्य संभाला और लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद ही आराम किया। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी माना जाता है। ये एक ऐसे महाराजा हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त विशेष तौर पर अपने सैन्य अभियानों के लिए ही जाने जाते हैं। जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना, तो समुद्रगुप्त के अन्य भाई इससे नाराज हो गए और राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह कलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। इसके पश्चात उन्होंने दिग्विजय यात्रा आरंभ की, जिसका वर्णन प्रयाग में अशोक के स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ है। समुद्रगुप्त के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था एवं इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सैन्य विजय गाथाओं का उल्लेख किया है। हरिसेन की स्तुति में इनके 100 से भी अधिक युद्धों का विजेता बताया गया है। इनके पास एक बहुत ही बड़ी सेना थी, जिसमें घोड़े बहुतायत से मिलते थे। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले भारत के 3 बड़े राजाओं को विजित कर अपने अधीन किया। ये राजा थे अहिचच्छ्व का राजा अच्युत, पद्मावती का भार शिववंशी राजा नागसेन और राजकोट कुलज। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय यात्रा की और क्रमशः कौशल, महाकांतर, महेंद्रगिरी, कोट्टूर, एरेंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और स्थलपुर 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा में व्यस्त था, उस समय उत्तर भारत के अनेक राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर दिया। लौटने पर समुद्रगुप्त ने इन राजाओं का समूल नाश कर दिया। इन राजाओं के नाम हैं रुद्रदेव, नागदत्त, चंद्रवर्मा, नागसेन, अच्युत नंदी आदि। इस प्रकार इन्होंने इन सभी राजाओं के राज्यों को अपने साम्राज्य में इस बार इन्होंने इन सभी राजाओं के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आठवीं राजाओं को इन्होंने अपना अनुवर्ती बना लिया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त के खिलाफ किसी ने अपनी आवाज नहीं उठाई।
सीमा प्रांत के सभी राजाओं ने तथा यौधेय आदि गणराज्यों ने भी स्वेच्छा से इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण पूर्व बंगाल, कामरूप, नेपाल, असम का नागा प्रदेश इनकी अधीनता स्वीकार कर इन्हें कर देने लगे। दक्षिण और पश्चिम के अनेक राजाओं ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था और बराबर उपहार भेजकर इन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया करते थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य बहुत ही अधिक विस्तृत हो गया था। श्रीलंका के साथ और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के राजाओं के साथ भी समुद्रगुप्त के निकट संबंध थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में असम तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंघल तक फैला हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार 3 शर्तों पर कई राजाओं के राज्य वापस कर दिए जाते थे। पहला, पराजित राजा को समुद्रगुप्त को सम्मान देना पड़ता था, उनका आधिपत्य स्वीकार करके। दूसरा, पराजित राजा को वर्ष में एक बार कम से कम दरबार में आकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। और तीसरा, उनको अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से करना पड़ता था। ये सब तो हो गए समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, पर एक विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त को कला में भी बहुत रुचि थी। साथ ही ये बहुत ही धार्मिक विचार वाले व्यक्ति भी थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और ब्राह्मणों, गरीबों, अनाथों को अपार दान दिया। समुद्रगुप्त वैदिक धर्म को मानने वाला था और उन्होंने भूमि के साथ साथ लाखों गायों का भी दान किया था। समुद्रगुप्त बहुत बड़े कवि भी थे और कविताएं लिखा करते थे, जिसके कारण लोग इन्हें कविराज कहकर सम्मान दिया करते थे। इनकी संगीत कला में भी बहुत रुचि थी और इनके एक सिक्के पर इन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। जहाँ तक सिक्कों की बात है तो समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के अभी तक मिल चुके हैं, जिनका निर्माण शुद्ध सोने से कराया गया था। अश्वमेध यज्ञ करते हुए भी एक सिक्का दिखाया गया है। गरुड़ प्रकार का भी एक सिक्का मिला है। इसके अलावा धनुर्धारी प्रकार, बाघ प्रकार, राजा रानी प्रकार और इसी तरह के बहुत से सिक्के, बहुत प्रकार के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों के माध्यम से भी समुद्रगुप्त के बारे में जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें कवियों का राजा, अश्वमेध पराक्रमी और समस्त राजाओं का उन्मूलन करने वाला भी कहा गया है। पृथ्वी भर में कोई उसका प्रतिरथ नहीं था, सारी धरित्री को उसने अपने बाहुबल से बांध रखा था, ऐसा भी कहा गया है। नालंदा के ताम्र लेख में उन्हें परम भगत कहा गया है। हरिसेन ने इनका चरित्र चित्रण करते हुए कहा है कि अस्त्र शस्त्रों के घाव उनके शरीर की शोभा बढ़ाते थे तथा इनका हृदय इतना कोमल था कि प्राणी मात्र के कष्ट से पिघल जाता था। जो भी हो, समुद्रगुप्त बड़े ही दूरदर्शी राजा हुए और इन्होंने 51 वर्षों तक शासन किया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि गुप्त काल के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत इन्होंने कर दी थी और पूरे भारतवर्ष को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। तो दोस्तों, ये थी महाराजा समुद्रगुप्त की कहानी। थैंक यू।